हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा इंडिफरेंस कर्व के अंदर या ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर एक टॉपिक आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वही डेफिनेशन है जो यूटिलिटी के अंदर कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर होती है। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करता है और उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है और वो उस खर्चे में चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हुई है। तो सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच a consumer gets maximum satisfaction या maximum out of his or her limited income and he or she has no tendency to make any change in his or her expenditure। कि वो अपने खर्चे में कोई चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने अपनी गिवन इनकम या लिमिटेड इनकम से ऑलरेडी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन कर ली है। अब जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी करते हैं उसमें भी कुछ अजम्पशंस होती हैं और ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब इंडिफरेंस कर्व के थ्रू करते हैं उसमें भी कुछ अजम्पशंस होती हैं। तो पहली अजम्पशन क्या है, जो प्राइजेज हैं, प्राइजेस जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। किसके? जो भी गुड्स हम खा रहे हैं, एक्स गुड वाई गुड। कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। तीसरा, कंज्यूमर नोज द प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स, उसको दोनों की दोनों जो गुड्स की बात चल रही है उसके प्राइजेस का पता है। कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम इन स्मॉल क्वांटिटीज। कंज्यूमर अपनी जो इनकम है, गिवन इनकम है, उसको स्मॉल क्वांटिटीज में खर्च कर सकता है। कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल का मतलब ये कि उसे सब पता है। ये क्रिटिसिज्म भी की जाती है कि कंज्यूमर तो रैशनल होता नहीं है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, उसे सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है और उसे ये भी पता है कि कहाँ पैसा खर्च करके कहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करनी है। उसके बाद कंज्यूमर इज फुली अवेयर ऑफ द इंडिफरेंस मैप। उसे पहले ही पता है कि उसकी कौन कौन सी इंडिफरेंस कर्व्स बनेंगी। मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है और गुड्स आर डिविजिबल। गुड्स की हम स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाती हैं कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसकी क्या कंडीशंस हैं? बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं इसमें। पहली कंडीशन, एन इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू प्राइस लाइन और बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होनी चाहिए प्राइस लाइन के या बजट लाइन के, तभी इक्विलिब्रियम होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज ये आपकी एक प्राइस लाइन या बजट लाइन है। इसको पहले मैं अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ आपका बजट लाइन या प्राइस लाइन ए बी। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट। इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होनी चाहिए। अगर इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है तभी जो है इक्विलिब्रियम होगा। अगर टेंजेंट नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो मैं एक कर्व बना रहा हूँ जो कि इंडिफरेंस कर्व जो कि टेंजेंट है। ठीक है। टेंजेंट है। अगर मैं इस टाइप की कर्व बना रहा हूँ जो कि टेंजेंट है, इसमें तो टेंजेंट नहीं है। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ। मैं इसका हेल्प नहीं लेता, पहले टेंजेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई एक कर्व ऐसी, इंडिफरेंस कर्व जो टेंजेंट है, और एक कर्व बनाई जो नीचे से जा रही है, और एक कर्व बनाई जो ऊपर से जा रही है। तो ये इंडिफरेंस कर्व तीन हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। सबसे पहले जो ऊपर वाली कर्व है IC1, ये जो कर्व है IC2, और ये वाली कर्व है IC3। तो ये आपकी ए बी बजट लाइन पे टेंजेंट है, उस पॉइंट को दे देता हूँ इक्विलिब्रियम ई, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको दे देता हूँ पॉइंट सी, और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको पॉइंट डी। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट। टेंजेंट होनी चाहिए। टेंजेंट किस पे हो रही है? ये तो IC2 पे ही हो रही है। तो ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे टच करके जा रही है। टच करके इक्विलिब्रियम क्यों होता है वो अभी बताऊंगा, पहले मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सजावट कर लूँ। तो इक्विलिब्रियम के सामने अगर हम देखें तो प्राइस लाइन और बजट लाइन टेंजेंट है, मतलब इस पॉइंट पे इनकी जो स्लोप्स हैं वो बराबर हैं। तो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को क्या कहते हैं? MRS/XY, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स गुड फॉर वाई गुड। और जो प्राइस लाइन बजट लाइन है इसकी स्लोप को क्या कहते हैं? प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, कि जब MRS/XY इज इक्वल्स टू PX बाय PY होता है तो इक्विलिब्रियम होता है। तो अब मसला ये है हमारे आगे कि ईज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों है, उसको मैं रफ में समझा रहा हूँ। यहाँ देख लेना ध्यान से। ये इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है। मैंने आपको कहा था जितनी हायर इंडिफरेंस कर्व होगी वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, और हायर होगी और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी। टेंजेंट जो होगी वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगी, क्योंकि टेंजेंट से हल्का सा ऊपर गया वो तो बजट से ही बाहर हो गया। ठीक है। अगर टेंजेंट के नीचे रहा तो सेटिस्फैक्शन तो है मगर मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम तो तभी होगी ना जब इंडिफरेंस कर्व को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कब तक खींच सकती है? टेंजेंट तक ही खींच सकती है, क्योंकि टेंजेंट के हल्का सा भी ऊपर गई वो बजट से बाहर होगी, और टेंजेंट से हल्का सा नीचे हुई तो सेटिस्फैक्शन तो है मगर वो मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम टेंजेंट तक ही खींची जाएगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी जो मैं कहना चाहता हूँ।
तो पहला पॉइंट तो क्या था कि टेंजेंट है, टेंजेंट पे इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। मैं यहाँ इक्विलिब्रियम को अच्छे से लिख लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म आपने पेपर में नहीं लिखनी। नेक्स्ट आ जाता है एन इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई टेंजेंट होनी चाहिए। तो कई आपको पता है ना, शरारती इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं, वो कहते हैं कि टेंजेंट होनी चाहिए ना, टेंजेंट पे इक्विलिब्रियम होता है। तो टेंजेंट तो कई तरीके से हो सकती है। तो उन्होंने मान लो कहा ये बजट लाइन है, तो टेंजेंट तो दो तरीके से हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर हम मान लेते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व है और ये टेंजेंट है, ठीक है, इस टाइप की इंडिफरेंस कर्व भी तो हो सकती है, ये भी तो टेंजेंट है, तो ये इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि सपोज ये IC1 है और ये IC2 है, इसको पॉइंट दे देते हैं E, इसको दे देते हैं पॉइंट E1। वो ये कहते हैं कि यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माना जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर जो है कन्वेक्स होती है, इसके ऊपर तो कनकेव है, तो ये नहीं माना जाएगा इक्विलिब्रियम। रीज़न बीइंग कि जो भी कन्वेक्स होती है उसी पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई होता है, और इसके ऊपर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई नहीं होता। तो नॉर्मली नॉर्मली मतलब रेयर सिचुएशंस पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ रेयर केसेस होते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो JR हिक्स हैं, जिन्होंने इनका टॉपिक दिया था और डेवलप किया था, वो ये कहते थे कि इंडिफरेंस कर्व पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब अप्लाई होता है, कैसे होता है, ये होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वाई इट इज़ कन्वेक्स टू ओरिजिन, वो चीज़ें पुरानी वीडियोस में हैं। तो इसमें मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि इंडिफरेंस कर्व जब भी टेंजेंट है तो वो कन्वेक्स ही होनी चाहिए, टेंजेंट में कनकेव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कनकेव पे तो डिमिनिशिंग रेट अप्लाई नहीं होता। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं लाने वाला हूँ आपके पास, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वो आने वाली वीडियोज़ में आते रहेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।